वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपका कुछ भी नॉलेज बढ़े। नॉलेज इज ऑलवेज गुड सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। 3833 9811038333। अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी हो या कोई आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, मेरे से पूछ सकते हैं सर। ईमेल है? आप इतना डरा देते हैं, कोई पूछने की हिम्मत नहीं। सर डराना जरूरी है सर। थोड़ा सा ईमेल लिख लीजिए ravi.bhatia। सारा भेज लीजिए सर। पढ़ के आए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल वंडरफुल। फोन नंबर लिख लीजिए, ईमेल लिखना है, लिख लीजिए, बताइए सर। मेरा फ़ोन नंबर है 98। If any bill is exceeding 50,000 rupees, you may be taking the goods in your own car. Even then, the e-way bill provisions are applicable to you. अच्छा, और लास्ट कोई है? लास्ट वन प्लीज। Thank you. फाइन। Hopefully we try to explain each and every point, and then I think it was a good session. Mr. Bhatia and his team has really tried his best to explain the entire GST English issues, and also try to give you the some of the points of the intricacies of the entire system. I think by the time we hold the second session, that would be more on the training part, that along with your documentation people. I think that time we will be much more clear. There will be more documents available. All challans and other system documents are also available, so that we can have proper training on that. I would like to now request Mr. Rai to yes sir. Thanks sir. Vote of thanks by you. Vote of thanks from HEA. Arcadian from Tiruka. On behalf of HEA or Handicraft Exporters Association, I would like to thank Mr. Bhatia and Mr. Rakesh Kumar for organizing such an inspiring discussion on GST, which is the need of the hour today. And it is very, very important. I am sure that once all these things get summarized on the email, everybody will be much more clear about it. Thank you very much. एक सेकंड हो रहा है। आपको जाने से पहले अगर किसी को मिस्टर भाटिया से उनकी टीम से इंडिविजुअली कोई बाद में कंसल्टेशन भी चाहिए हो तो मिस्टर भाटिया का फ़ोन नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, उनका ईमेल दिखा देता हूँ, सो दैट आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा मोमेंटो आपके लिए है, भाटिया जी के लिए, तो आप प्लीज एक मिनट रुकें सो दैट वी शुड हैव उसका ITC क्लेम कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्टर्स। कुछ सर्विसेज के जैसे वकील हैं, इसके अंदर ऐसे प्लीज इसलिए भी रूल्स आए होंगे कि कौन सी सर्विस टैक्स का जो आप ITC दिया है, जैसे ट्रांसपोर्टर का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक्चुअली मिलेगा। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो मिलेगा। और भी कुछ हैं जिनके उन्होंने लिखा है कि विद नो ITC, दैट इज ए लॉन्ग लिस्ट। वो मैं मेल कर सकता हूँ आपको, इन सर्विस के लिए मिलेगा। ये वो सेपरेट एग्जाम्पल लिस्ट है, एग्जाम्पल लिस्ट है, वो मैं मेल कर दूँगा आप लोगों को। हाँ यस यस। मेरी मतलब इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कंप्यूटर रिपेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑल एक्सपेंसेस which are incurred by ऑफिस। जिन लोगों का जिनका पहले इनपुट नहीं मिलता था आपको, वो सारे खर्चों का इनपुट मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। मगर ट्रांसपोर्ट पे क्यों नहीं मिल रहा है ये? मगर ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, यू नो। इसलिए कि उन्होंने उसका रेट लोअर साइड पे 5% रखा है, इसमें लिखा है कि नो ITC, ये स्पेशली मेंशन है उसके। अच्छा, जो रूल के अंदर है ना, कुछ आइटम्स का नॉर्मली 5% पे आइटम रह जाता है, जहाँ पे लिखा उन्होंने कि नो ITC। एक्सपोर्ट में तो हमें ट्रांजैक्शन टैक्स में वायर है, हम ढूंढ लेंगे। एक्सपोर्ट में हम लोग उसको ढूंढेंगे, बाकी लोगों के लिए होगा वो एक्सपोर्ट में डेफिनेटली करेंगे। एनी अदर पॉइंट प्लीज, लास्ट पॉइंट। हाँ या प्लीज एक मिनट में just a request. I mean, whatever we have discussed today, can that be put on the EPC site so that you know every. That's why the gentleman is there. He's taking video. Okay. So we are trying to make it that there will be. We have to prepare a complete questionnaire. Perfect. Yeah. And then also we are going to hold another session for your people, your documentation people.
Okay, so we'll definitely try to put a complete question also. हाँ जी, We'll try to make one frequent asked question FAQ. तो देख लेते हैं कोई FAQ बना के हाँ, रेडी का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज़ बेटर जी, दैट इज़ बाकी की बेटर। जगह FAQ आप बांट ये दोनों ये मुरादाबाद भी हो गया, ये तो बना देगी। एग्जीबिशंस में जो हमने सैंपल्स कैरी करके ले जाएंगे उसमें डिलीवरीज करना है। जैसे हमारा छोटा प्रोडक्ट है फैशन ज्वेलरी, तो हम उसे पर्सनल व्हीकल में भी लेकर के जाते हैं। तो बिल में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई क्लॉज ऐसा है कि आप पर्सनल व्हीकल में अगर ले जा रहे हैं सैंपल? Actually, as a selling agent to the only incidents for my exporters and the trading भाई का सेलिंग यूनिट आई डोंट नो। selling agent मार्केटिंग for the exporter. I'm charging to the exporter. Pass the bill. तो ठीक है, मतलब जाए नॉर्मल आदमी है वैसे आप You are selling a goods in India? No, I'm selling my services to the exporter. और भी तो नहीं लगेगा ना tax? But if I raise the invoice on a commission basis, अच्छा, इंडिया में दे रहे हैं ना, इंडिया में सर्विस दे रहे हो? लगेगा वो तो सारे टैक्स लगेगी। 18% लगना है सर टैक्स। exporter will get input tax in credit or not? वो कमीशन बेसिस पे कह रहा है, कमीशन के रूल Exporter will get the refund or not? That's my question. हाँ, मैं एक क्वेश्चन को मिलेगा रिफंड उसका। हाँ, exporter को मिलेगा। मैं गुप्ता जी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबके इंटरेस्ट में कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। एक मिनट बनाना है सेम शेप में, कुशन में वो नहीं होगी, पता लगा कुशन की लगी बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ माल की बात कर रहा हूँ, जो चालान पे माल जाएगा नहीं, उसका क्या प्रोविजन है? जैसे मैंने चालान के पास उस पर टैक्स देना है। सर चलान पर जा नहीं सकता सर, अरे ई में जाएगा कि नहीं जाएगा? ई वे बिल डिफरेंट है सर। साल के अंदर माल वापस आना चाहिए आपका। हाँ, ई बिल के साथ में एक साल माल वापस हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा एवरी मंथ कि हमने चालान से माल भेजा है, ये हमारा ड्यू है। कैसे जा सकता है? ऐसा डिपेंड करता है, आप जयपुर से हो ना, जयपुर से जा सकते हैं। अगले हेलो सर, मेरा नाम दिलीप है, मैं रमेश इम्पैक्ट ट्रैवल लिमिटेड अब नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल। हेलो सर, मैं अभी कोई भी मशीन अगर मैं प्रोडक्शन के लिए खरीदता हूँ तो उसको 2% देता हूँ, तो आगे जीएसटी के केस में इसका जो भी 12% या 18% पे करूँ तो वो रिफंड होगा प्रोडक्शन के केस में। कैपिटल गुड्स में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी का जो भी जीएसटी दोगे वो रिफंड आईटीसी मिलेगा पूरा आपको, उसमें कोई बात नहीं। आप ऐसा आप पीछे खड़े, काफी जल्दी पॉइंट आपको हो गया। एक पीछे से पीछे बताइए, वो बिल्कुल लास्ट। My name is DP Gupta. Invoice is usually generated is based on the HS code, right? It is 2-digit, 4-digit or 8-digit. In local or export both ways. So I just want to know because in handicraft we do an amalgamation of things like wooden and metal combined together, wood, metal and mosaic together. So HS codes have always been a point of discrepancy among all. So who would be the final authority for deciding that this is the HS code which I put for sale to correct or not? Because there are certain factors which are in other categories also. So I am little new to this, so I would like to. अदर्स नहीं आप, अब अदर्स कोई नहीं एचएस में। नहीं, तो HS में तो 4 डिजिट होगा या 6 डिजिट होगा? एचएस में 8 डिजिट होगा, राइट। एचएस में 8 डिजिट है, और हमारे जो अभी आए हैं ये 4 डिजिट आए हैं, ये जो अभी आए हैं 4 डिजिट आए हैं, रेट आए हैं 4 डिजिट के, एचएस है 8 डिजिट, ठीक है। तो अभी तो बल्कि इजी है इसको आपको अमलगेट करना, जब बढ़ जाएगा 8 डिजिट आएगा तब उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अदर्स का कोई एचएस कोड नहीं है अभी आज की डेट में। ये बात ध्यान रखिए। handicraft में जो अगर 5000 SKUs, हाँ हाँ, so we have got lot of codes for this, like metal codes in iron, we have 6294 for example. So 6294 is a generic code, contains all the items. So देखिए ऐसा है, ये एनोमली ना मेरे हिसाब से, आपको है नॉर्मली जो भी 4-digit कोड स्पेसिफाइड है, जो चैप्टर एक्साइज के अंदर होते थे उन्होंने एक्साइज से ही चैप्टर फॉलो किए हैं सारे। तो जो भी आप कह रहे हो कि वो आइटम की लिटिगेशन है कि ये कौन से चैप्टर में आएगी, देयर आर सर्टेन आइटम्स जहाँ पे कंफ्यूजन होती थी कि ये कौन से में जाएगी। तो जो एज पर एक्साइज की पिछले लिटिगेशन के मैसेज आए हुए हैं कि कौन सी आइटम किस चैप्टर में या किस शेड्यूल में आएगी, वो उसी हिसाब से ली जाए। मेरी सर्टेन आइटम नहीं इसका 4 डिजिट वाला इनका इशू लगता है कि ऐसा था, जो हमारी अभी तक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी
वो प्रॉब्लम आती थी बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है। अब ये ड्रॉबैक का इशू खत्म हो जाएगा, अब वो अमेलमेंट हो जाएगा इसमें, तो आपका क्लासिफिकेशन ईजी हो जाएगा, पहले से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले क्या होता था कि आप बनाने के बाद में कस्टम में जाकर के आप फंसते थे, तो वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम आती थी कि भाई ये आइटम इस कैटेगरी में नहीं जाता। आपने देखा होगा अभी जितनी क्लासिफिकेशन आई है, ड्रॉबैक रेट्स आए हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्ड कहीं नहीं आया है रेट, आपने देखा कहीं हैंडीक्राफ्ट नहीं आया। इसका मतलब हर जगह एक अलग आइटम आया है, या ज्वेलरी आया है, या मेटल आया है, या कोई और प्रोडक्ट आया है, इनसे प्रोडक्ट या क्रिस्टल डेकोरेशन आया है, जैसे 28% आपका आया है, तो एक आइटम आया पूरा। वो अब हैंडीक्राफ्ट वाला जो था एक बॉर्डर लाइन इशू वो खत्म हो गया है। तो बेसिकली इट इज नॉट बेस्ड ऑन वेदर इट इज डेकोरेटिव हैंडमेड और नॉन हैंडमेड एंड ऑल दैट। और आपको इनपुट क्रेडिट लेना है, आपको बाहर का थोड़ी चार्ज करना है, आपको तो इनपुट क्रेडिट लेना है ना। तो आप जिसमें भी लेंगे इनपुट क्रेडिट लेंगे, आइटम वाइज तो इनपुट क्रेडिट सारा आपने फाइल किया होगा, जो आपने इनपुट क्रेडिट आइटम वाइज फाइल किया होगा पीछे, वो सारा आपको रिवर्स मिलेगा, वापस मिलेगा। तो दैट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रॉबैक इज गोइंग टू बी ओवर। आई थिंक रादर इट्स गोइंग टू बी इजी लाइफ फॉर दैट। उसके लिए अगर हमें रिफंड टाइम पर मिल जाए, मतलब ऐसा है कि हमेशा हम लोग को पॉजिटिव तरीके से देते हैं ना, बिल्कुल अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा सर। अच्छा, एनी अदर पॉइंट आप My name is Vinod Madan from Heritage Trade Company. सर मेरा क्वेश्चन है, पास रखिए एक्चुअली तो बात रिपेयरिंग के लिए जानी है, हाँ जी, दिल्ली के बात बाद रिपेयरिंग के लिए जानी है, क्या जानिए, मशीनरी ओके, दिल्ली के बाद रिपेयरिंग के लिए जानी है, जिसकी कीमत लाख रुपए है, और वहाँ रिपेयरिंग का खर्चा 20,000 रुपए है। तो मुझे HPSC लगाना है तो कितनी लाख रुपये लगाना पड़ेगा? 5 लाख रुपये लगाऊँ और 20 लाख से वहाँ कस्टमर के साथ वापस मेरे पास आनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? जो आपकी चीज गवर्नमेंट के लिए जा रही है सिर्फ, उसके ऊपर सारे पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको। वो चीज सिर्फ गवर्नमेंट होके वापस आनी है आपके पास, उसकी मशीनरी वैल्यू पे टैक्स नहीं देना आपको। तो जाते टाइम कितने लगेगा उससे? नहीं, चलान है, वो सारी चीजें हैं, एज पर लॉ रूल है कि क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके साथ। चलान तो करना ही बंद हो गया है। पर एक साल के अंदर आनी है। सेकंड कॉल ये सुन लीजिए, वो नए रूल में लिखा गया सब कुछ कि जॉब वर्कर के साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, क्या रिकॉर्ड देखोगे, वो लिखा गया रूल के साथ। वो रूल अभी फाइनल हो रहे हैं, वो फॉर्मेट भी आ जाएंगे आपके पास। तो जाते टाइम क्या रूल है? हम जाते तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्या लगेगा? यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साथ में डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना है वो फाइनल होके नहीं आया है, वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ जॉबर के लिए आ रही है वो चीज़ पे टैक्स देने की, GST देने की जरूरत नहीं है। आपने चालान पे क्लियर नहीं बताया, जो माल चालान पे भेजते हैं, सपोज मैंने दिसंबर में एक्सपोर्ट किया, उसका एस्कॉम कैसे डॉक्यूमेंट? एचकॉम कैसे? जून में हमने परचेज किया अगेंस्ट एस्कॉम, हाँ। और उसको एक्सपोर्ट किया हमने नवंबर में एक्सपोर्ट किया, एस्कॉम तो तभी मिलेगा ना हमारे को, आप दे सकते हैं। एचकॉम तो सर ऐसा परचेज भी करी, लेकिन आप अभी किया GST। तो आप उसका क्रेडिट जो है, उसका जो स्टॉक आपने जो 1 ईयर के अंदर परचेज किया हुआ है, आप उसका बेनिफिट लोगे ना सर, कि 0 टैक्स था आपका, बस that's it। आपने तो 0 टैक्स पे लिया है ना, जीरो टैक्स तो जहाँ पे दिया ही नहीं, 0% पे लिया सर। टैक्स तो दिया नहीं है, लेकिन एस्कॉम तो देना है ना पार्टी को। अपने क्रेडिट दिखाओगे ना आप। जो आपने ट्रांजैक्शन 30 जून तक अंडर दी ओल्ड लॉ की है वो वैलिड है, उस पर कोई इंटरोगेशन नहीं है। वो एक फॉर्म मिलेगा सर, मिलेगा मिलेगा। पैकिंग आइटम पे क्या परसेंट है सर? पैकिंग आइटम पे कितना परसेंट है सर? सर एक बात पूछना चाहता हूँ, हमने पानीपत में कोई दही बनाई, उसको मैंने प्रिंटिंग के लिए जयपुर में भेजी, और वो जयपुर से वापिस आ गई, और फिर मैंने प्रोसेस के लिए नोएडा में भेजी। नोएडा से आने के बाद मैंने जलंधर के बाद फुलकारी के लिए भेजी, फिर पानीपत मैं बाहर को क्या रेट बोलूँ, उसके क्या टैक्स रहेगा? जॉब वाले के लिए वो गुड्स टैक्स के बिना जा सकते हैं। जॉब वर्कर के लिए स्पेशली रिमाइंडर फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर, देन फर्दर बिना टैक्स के दो गुड्स कैन गो, लेकिन वो गुड्स 1 साल में अल्टीमेटली वापस आनी चाहिए। अगर 1 साल में वापस नहीं आती फिर उसके ऊपर आपको GST देना पड़ेगा। नहीं तो क्या मतलब कि जॉब वर्क के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्या? नहीं, जो जॉब वर्कर को गुड्स ट्रांसफर होनी है वो गुड्स पे टैक्स नहीं लगेगा।
जो जॉब वर्कर चार्जेस है उसमें तो मतलब दरी पे नहीं लगेगा, जो उसके जो प्रिंटिंग चार्ज जो प्रिंटिंग चार्ज पे लगेगा। जॉब वर्क पे लगेगा ना, जॉब वर्क जहाँ जहाँ लगता है जॉब वर्क उसमें कहीं उसमें चार्ज लगता है, लेकिन दरी तो 10 जगह नहीं दरी। गुप्ता जी, हाँ, एक पैकिंग मटेरियल पे तो 18% ही है ना? 18 ही है ना? हाँ, 18% है सर। 18%। तभी आपको ITC मिलेगा ना। अच्छा, एक ये पूछ रहे हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसके ऊपर क्या होगा सर? पर मैं एक मिनट एक रेट आपको, रेट का पूरा बुकलेट आपको दे देंगे। और वो क्वेश्चन रह गया है, जो 90% आदमी लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं, तो उसमें उनको कोई स्टॉक वगैरह कोई किताबें बुक नहीं करनी, और भाटिया साहब ने कह दिया कि ये स्टॉक तो करने का पड़ेगा ना आपको, GST में रखना पड़ेगा जी, लेकिन वो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का सुपर सेट तो हुआ नहीं अभी। इनकम टैक्स का लॉ अलग है। नहीं, जितना मर्जी अलग हो, लेकिन एक रूल को दूसरा सुपर सेट तो कर नहीं रहा। GST में कहीं नहीं लिखा हुआ सुपर सेट, वो तो क्लियर कट है। मेरे ख्याल में इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। अच्छा, ओके सर, ले लेते हैं सर, लेते हैं सर। अलग लॉ है, अलग लॉ है, दोनों को फॉलो करना है। नहीं फिर मैं क्या दो नहीं, माइक है। ये पॉइंट बना के आप एक एग्जाम्पल कर सकते हो कि अगर इनकम टैक्स में 4480 में स्टॉक मेंटेन करने कंपल्सरी नहीं है, तो दैट में क्यों कह रहे हो आप? इट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, विल टेक अप से। हाँ, नोट कर लीजिए जरा और अभी। ये इनका 44A जो था, एग्जीबिशंस वाला और 44A भी है। 44A वाला ये पॉइंट होना चाहिए वो कि अगर दोनों लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, एक कहता है कि 100 रिकॉर्ड मेंटेन करना है, दूसरा कहता है नहीं करना। ठीक है आपकी बात, बिल्कुल बात करें। अच्छा जी, इस पे भी बताओ सर, इमिटेशन ज्वेलरी पे वो पूछ रहे हैं कि जो खड़े हैं 28%। ज्वेलरी 28%। इमिटेशन ज्वेलरी पे 28%। 28% टैक्स है सर। इमिटेशन ज्वेलरी वाला। हाँ बताइए सर, वो जब हम 2 से 5,000 रुपये का हम माल पर कंज्यूमर गुड परचेज करते हैं बाई कैश, तो आगे वही जारी रहेगा कि उसमें क्या करना? कोई भी परचेज कैश में मत लो, आपका नाम एड्रेस और जिसके लिए उसका नाम एड्रेस होना चाहिए आपके पास, ताकि कल आपको अगर रिवर्स चार्ज भी टैक्स लगता है आपको उसका ITC मिल सकता है। ये नहीं कि वो सिर्फ कच्चा बिल लेता है कभी कभार, तो उसका कच्चे बिल का कोई क्रेडिट नहीं है सर। कच्चे में ना वो क्रेडिट ना वो ले रहे हैं ना ले रहा है सर, कोई क्रेडिट नहीं है सर। कच्चे वाले पे ना दे रहा है ना ले रहा है। आप जहाँ हाँ जी, 200 की कह रहे हो सर? 200 भी मिलेगा, लेकिन ITC नंबर बोलो। सैंपल एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, पहले तो कि जो भी गुड्स आउट ऑफ इंडिया जाएगी वो या तो से एक्सपोर्ट सारे क्वेश्चन सैंपल अंडर बाउंड और आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी तक जो रूल आए हैं अभी उसके इतना ही है। जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, इसका जवाब अभी तक रूल में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी है। हाँ, ये अलग क्वेश्चन भी। हम जो आपके पॉइंट नहीं है ना, वो हम डेफिनेटली वी आर टेकिंग दिस। ठीक। देखिए, रेट्स के बारे में कोई मत पूछो, रेट्स के लिए हमारे पास में एक सेकंड। एक मिनट, रेट्स के बारे में बहुत सी क्वेरी आ रही है। रेट्स का पूरा शेड्यूल आ चुका है, हम लोग ऑलरेडी उसको फॉरवर्ड कर चुके हैं। द्वारा से रावत जी अभी जब आपको मेल भेजेंगे उसके साथ रेट का PDF भेज देंगे, उसके अंदर आपके आइटम का रेट आपके साथ उसमें दिया है, तो आप उसमें रेट में उसको देख लीजिएगा। रेट के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बाकी इधर जो फाइलिंग है उसमें हम शिपिंग बिल की रेट कंसीडर करेंगे या जो इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस जनरेट होगी उसकी रेट कंसीडर। रियल डेट को क्या समझा नहीं मैं? एक का इनवॉइस रेट होगा वो डेट आ रही अभी तो जो शिपिंग बिल की रेट होगी वो कंसीडर होगा। अदरवाइज तो अभी इसके के अंदर सेम शिपिंग बिल या बिल की कंसीडर होगी। वॉट एवर इज बिफोर, मेरे ख्याल में तो जो भी जो भी आपकी डेट है पहले सर वही डालोगे सर, है एयरवे बिल। बिकॉज एक मिनट इसके ऊपर जो है, जब भी आप एक्सपोर्ट प्रूफ कैसे करोगे, वो करोगे मूवमेंट ऑफ गुड्स से सर, मूवमेंट ऑफ गुड्स से सर। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स आपकी जो एयरवे बिल की डेट है या बिल ऑफ lading की वो डेट है। आपके जिस दिन आप ई-वे बिल होगा सर ई-वे बिल तो कहीं अगर माल पड़ा रहा वहाँ पे कहाँ से होगी, जिस दिन से शुरू होगी। Needless to mention, you must be trying for exemption of this course.
but that's not coming through. There is already exemption. No, initial exemption itself that they don't have to charge you. At the time of purchase. Initial exemption में कोर्ट में भी लूगा आपको गारंटी मिलेगा इन सब चीजों इनिशियल एग्जेम्पशन में यू विल लूजर अगर आप आज इनिशियल एग्जेम्पशन लेते हैं पूरी दुनिया चार्ज करेगी आपसे तो फिर आप उसका गारंटी ले पाएंगे एग्जेम्पशन में ले होगा एग्जेम्पशन में आप पूरे सूत्र में अकेले से खड़े हो जाओगे ना तो सिस्टम पूरा जीएसटी में आ गया हर आदमी आपसे चार्ज करेगा उस चार्ज जो आपको आपसे करेगा आप उसका क्रेडिट कैसे लोगे और आपको अगेन दी टैक्सेस आर नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड वो नहीं कर रहे आपको वापस मिल रहा है पूरा 100% वापस मिल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है प्रोसीजर है प्रोसीजर में जाना पड़ेगा इसलिए एग्जेम्पशन आपकी बात बनेगी एग्जेम्पशन हम नहीं दे सकते एग्जेम्पशन अगर हम देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे हम इनकम्प्लीट हो जाएंगे बड़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी उसमें एग्जैक्टली जैसे आपको बताया क्योंकि जैसे आप अब्रॉड जाते हैं आप माल खरीदते हैं कोई चीज खरीदते हैं बाद में आगे आप कस्टम में आगे अपना जीएसटी ले लेते हैं बिल्कुल लेकिन आप बैंक में देते हैं ना कोई नहीं मैं तो पासपोर्ट होल्डर हूँ मैं बाहर का हूँ मैं खरीद रहा हूँ मैं तो लेके जा सकता हूँ जब मुझे आपने वही वापस करना है तो अभी दे दो फायदा नहीं है ना तो अल्टीमेटली क्रेडिट आपको कभी मिलेगा तो उसका भी जाना पड़ेगा दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा था जो भी आ रहा होगा कंपनियों का 2-3 लोगों को देख लेंगे सबको बुलाएंगे उनसे करवाएंगे आपको दूसरा आपका जो लोग आपके अकाउंट्स में काम करने वाले हैं उनकी बढ़िया ट्रेनिंग वो ठीक करिएगा मुझे लगता है 4-6 महीने के अंदर सब लोग कस्टम हो जाएंगे और अच्छा होगा बल्कि जिस चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिल रहा वो भी चीज़ों का क्रेडिट मिलेगा आपको बिल्कुल मोर कम्पिटिटिव और एक्चुअली मेरे को कई लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि वैट की जो हमारी रिटर्न आती है असेसमेंट होती है तो जीएसटी में भी कोई असेसमेंट होती है ऐसे एनुअली अगर हम जैसे फॉर्म वगैरह ये एनुअली है प्रोसीजर उनके पास पावर है सर पावर है एंड सेकेंडली अभी हम वैट के ऊपर सारा अकाउंटिंग सिस्टम अपना डाला हुआ है नाउ जीएसटी भी साथ में करना पड़ेगा जुलाई 30 जून तक तो वैट करेंगे हम हाँ उसके बाद जीएसटी करने लग जाएंगे तो वी नीड टू कंप्यूटर्स और द सेम सॉफ्टवेयर विल हैंडल वैट एंड नहीं सर यू नीड अ सेपरेट सॉफ्टवेयर जी सेपरेट सॉफ्टवेयर तो बार बार वो चेंज ओवर करेगा पहले जुलाई में अगर फरवरी में जाना तो विल गो बैक टू दैट वन सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं कंपनीज है ना वो अपने सेपरेट कैश दे रहे हैं सब एक्चुअली टैली का ऑलरेडी रेडी हो गया सॉफ्टवेयर वही चलेगा वो आपको कैश उसको एक्स्ट्रा अपने आप उसको ट्रांसफर कर लेगा डेटा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली पे डिपेंड कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे सेल परचेज कवर कर रहे हैं हाँ। तो हम अपने सेल परचेज को टैली में पुश कर देंगे टैली से रिटर्न जनरेट होगी ये लोग एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर कम बनाते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट में काफ़ी एक्सपोर्टर ने लिया हुआ है इनका सॉफ्टवेयर जो है तो आई थिंक ये भी उस पर काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने पूछा आपसे अच्छा बताइए कोई और क्वेश्चन ये क्वेश्चन इधर है जी सर एक क्वेश्चन अगर हमारा कोई जो वर्क कराते हैं वो अनरजिस्टर्ड है उसका हम पे कर रहे हैं 18% तो उसके बाद लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हम लोकल से तो उसका हमें रिफंड मिलेगा मिल जाएगा पूरा मिलेगा पूरा रिफंड मिलेगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा बाद में फंड की एप्लीकेशन भी आएगी ऐसे जानेंगे पूरा सिस्टम है क्वार्टरली या मंथली क्वार्टरली अभी क्वार्टरली है सर आज तक अभी तक क्वार्टरली फाइनल नहीं हुए हैं जो प्रपोज्ड रूल है अभी तक उसमें क्वार्टरली जो वर्क कर है उसकी कोई लिमिट होगी जैसे अब 10 लाख तक है उसके पास कोई वो नहीं कोई लिमिट नहीं है सर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी एक्सपोर्टर अपनी नहीं, सर। आउटवर्ड सप्लाई किसके साथ में वेरीफाई करेगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोकली तो हम वेरीफाई क्रॉस चेक कर सकते हैं एक्सपोर्टर को आपको वेरीफाई करने नहीं आपने जो इनपुट है वही वेरीफाई करवाना है वो आपको तो शिपिंग रेट सामने लगेगा जिसने आपको माल सप्लाई किया अगर शिपिंग में कोई एरर होता है तो उसके कस्टमर सर्टिफिकेट शिपिंग दे रहा है तो कस्टमर सर्टिफिकेट शिपिंग दे रहा है हम उसको नहीं मान सकते कि गलत है दैट इज सर्टिफिकेट प्राइस कस्टमर अभी ये दोनों हाँ वो पहले थे डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट हो गई शिपिंग बिल एंड रियल जो पहले डॉक्यूमेंट थे शिपिंग बिल एंड रियल थे रियल भी था किसका जो है वो इनवॉइस पे जाएगा ना कि वो सारे सिस्टम पे विदाउट चार्जिंग एनी Without सिस्टम पे चलता है सर जो हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए जब एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो उसमें हम डॉलर्स में या जीबीपी में कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो उसकी वैल्यू जो है वो हम वही लेंगे जो शिपिंग बिल में आ रही है नेचुरली सर नेचुरली अब वो वैल्यू जो है जब हम शिपिंग बिल करने पर 8% होता है और हमारी अगर रिटर्न उससे पहले जानी है तो रिटर्न लेंगे क्या
की डेट इनवॉइस की डेट होगी या बीएल की डेट होगी। आई फील की इनवॉइस की डेट तो अभी जो लॉ में लिखा है कि जो विच एवर जो उस दिन का रेट है वही लगाओगे सर, और उससे अपनी बुक कर लोगे इनकम भी। ये पार्सल क्वेश्चन कार्ड दिए हैं, क्वेश्चन बने हैं वो आपको 500 क्वेश्चन कवर थे, लिए तो क्वेश्चन कवर क्लासिफिकेशन में, और जब इन्होंने बना के चदरें भेज दी, ये अभी से जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। इन्होंने रेट देख लिया होगा क्वेश्चन कवर का 5%, उसका 12%, ये देख रहे हैं कैसे मैं इसको घुमाऊं। ये भाई साहब पहले जो आप पंडा मुर्गी करते थे ना, ये खेल ये खत्म हो गया सर, अब कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चन कवर की चदरें बनाते थे। चद्दर के तो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन की भी चद्दर बनाते हैं भाई साहब इसीलिए जीएसटी आया है, वरना सब लोग सुखी थे। रिगार्डिंग एग्जीबिशन, हम लोग काफ़ी एग्जीबिशन करते हैं इंडिया में। एक मिनट प्लीज सुनिए प्लीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर इनका। हम एक्सपोर्टर काफ़ी एग्जीबिशन करते हैं इंडिया में, जैसे राजस्थान से सहारनपुर से अगर सामान आता है ग्रेटर नोएडा में, सर आप सुन लेना। हाँ, सहारनपुर से ग्रेटर नोएडा सामान आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है या चेन्नई से आ रहा है, तो वो वाले में जीएसटी लग के आएगा, मतलब सेल ही मानी जाएगी। बिकॉज ये B2B शो होता है जहाँ पे हम गुड डिस्प्ले करते हैं ऑर्डर बुकिंग के लिए, देन वी टेक इट बैक। तो उसमें क्या प्रोविजन है जीएसटी का? सेल फॉर एग्जीबिशन के लिए क्या हो? एग्जीबिशन के लिए भी, उसके लिए तो मेरे ख्याल से बिल तो काटना ही पड़ेगा इनको सर। नहीं, इनका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है सर, रेलेवेंट क्वेश्चन है। नहीं मेरे हैं नहीं बड़ी तो उसके तो अब तो ये कि आप क्रेडिट दोगे पहले, मतलब पहले आप बिल काटोगे या 50,000 से कम की फिर आप रिफंड लोगे। चलिए हाँ जी बोलो जी, पीछे बताइए। बोल लेंगे जी। हाँ जी बोलो सर। भाई साहब सुनने के लिए माइक तो हमारे, आप हमें नहीं सुन सकते। तो इसरो की बात है आपने, जैसे आपने 500 करोड़ भेजे, इसरो की 500 18% सर। हाँ सर, एक्चुअली हम लोग क्या है कि हैंडीक्राफ्ट का काम करवाते हैं। ये बात फोन दी हम लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करवाते हैं। थोड़ा लाउड, थोड़ा बाकी लोग भी सुन रहे हैं, आप हमें थोड़ा सब लोग सुन रहे हैं। जैसे कि वो सारे वो अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो वो सारे हमारे पास 28 कॉन्ट्रैक्टर है। तो पर कॉन्ट्रैक्टर का ईयरली हम लोग पे करते हैं 5 लाख to 10 लाख। तो सबको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा उनको। रजिस्टर नहीं करना रजिस्टर, तो आप उनको सबका टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे देना पड़ेगा। पहले आप बोलो सर, आप बोलिए। मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो हमारी फैक्ट्री से वेयर हाउस या फैक्ट्री से गोडाउन माल भेजने का क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें। एक दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे फैब्रिक परचेज करते हैं, उसके बाद में कर्टेन या कुशन कोर्स बनाते हैं, उसमें कई सारी एक्सेसरीज लगती है, तो उसका फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाता है, फैब्रिक से फिर दूसरी चीज़ बन जाती है, तो उसका क्या कैसे प्रोसीजर रहेगा। अभी इस पर जवाब देंगे, आप बैठिए। If your warehouse is in the same state, then of course no taxes should be paid. But if your actual warehouse is interstate, then you have to pay GST on the transfer of goods. मगर हाँ, वो डॉक्यूमेंट तो मेरे रखने पड़ेंगे सारे। अगर आपका विद इन दी सेम स्टेट है तो फिर नहीं टैक्स लगेगा ट्रांसफर के ऊपर, बट इफ इट इज इंटरस्टेट देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन सर अगर आपका ब्रांच और वेयर अगर आपका जो वेयर हाउस है कुंडली में है या गुड़गांव में है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स लगेगा उसमें। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऑफिस टीटी नगर में है, फैक्ट्री सोनीपत में है, तो हम लोग दिल्ली में माल खरीद के और फिर उसे वहाँ भेजते हैं। So shall we get the billing done only on Sonipat? Directly now, sir. that will be better, That will be better, sir. वो आपके लिए बेटर। बिल्कुल। आपके लिए बेटर, हाँ। मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कंसेप्ट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका सर? ऑपरेट कर रहे हैं एक्चुअल। हाँ बिल्कुल जी। तो सर आप जो परचेज कर रहे हैं उस पर अगर फैब्रिक पे टैक्स नहीं आता
तो आपका कोई टैक्स आपको इनपुट नहीं मिलेगा सर। जब आप बेचेंगे तो आपको एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी है उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो डिफरेंट है सर। ठीक है ना सर? हेलो सर, मैं मेजबान गवर्नमेंट से आशीष कुमार बोल रहा हूँ। हमने 0% टैक्स में फॉर्म 38 प्रोवाइड करके 0% टैक्स में कॉटन कोटेड फैब्रिक परचेज करता हूँ दिल्ली से नोएडा पे। अब हमने वहाँ पे जब कॉस्टिंग बायर को देता है विदाउट टैक्स डेबिट लगा के हमने देखा तो पूरे व्हाट इज द प्रोविजन एनी टैक्स इफ यू सेल कोटेड फैब्रिक 0% टैक्स में परचेज करता हूँ हम लोग। अभी रेट आया नहीं है उसके ऊपर, फैब्रिक पे रेट आया नहीं है। अभी 2-4 दिन में पता लगेगा। अगर अभी नहीं है, जुलाई से प्रोवाइजन होगा तो अभी हमने न्यू कॉस्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे? अभी आपको वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ता तकरीबन। अभी 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। अब 1 हफ्ता का हमने अभी कोई कॉस्ट दे दिया तो उसको रिबेट गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़ा प्राइस से प्रोवाइड करना है। वो तो 1 जुलाई के बाद ही एप्लीकेबल है ना, वो पे करेगा, आपको टाइम मिलेगा। वो 1 जुलाई के बाद रेट तो पता देने पड़ेंगे ना, वो क्या रहेंगे अगर आपने अभी कपड़ा खरीद लिया विदाउट टैक्स तो आपको कोई इनपुट है ही नहीं है सर। इनपुट तो है ही नहीं है सर। 1 जुलाई के बाद खरीदेंगे टैक्स लगा तो आपको मिलेगा। अगर मेरा जो अपना ओपिनियन है, कपड़े में 5% आएगा सर। 5%? मेरा जो अपना ओपिनियन है सर। मेरे ख्याल में तो आना ही नहीं चाहिए जी कपड़े। नहीं आएगा, जितने रुके हुए रेट आएगा सर। एग्रीकल्चर पे जब नहीं आ रहा वो इसीलिए रोका हुआ है, वो कुछ करेंगे कॉटन या कुछ ऐसा मिक्स या साड़ी या ऐसा कुछ थोड़ा सा कुछ करेंगे, बाकी तो लोग रुके वाले बोल रहे हैं, लेकिन जब आप क्रेडिट यहाँ किसी का रेट किसी को लगेगा वो तो आगे क्रेडिट तो मिलेगा, तो उसको क्रेडिट देगा वो आपसे 0 पे नहीं आएगा। 0% पे सिर्फ ब्रेड आएगी, सिर्फ थोड़ा बहुत चावल आएगा, ये आएगा, ये चीज़ खाने की ये जो आएगी, बाकी 0% वीट और ये वगैरह आएगा वो नहीं आने वाली है। आई थिंक इट विल बी 5% सर। जो हमारे फ्रेट फार्मर है या ट्रांसपोर्ट जो उनसे जीएसटी चार्ज करेंगे उसका क्रेडिट मिलेगा हमें? ट्रांसपोर्टर का जो भी बिल होगा वो उन्होंने ही टैक्स देना, वो आप नहीं टैक्स देना है, वो आरसीएम बेसिस पे है। रिवर्स चार्ज पे ट्रांसपोर्टर के बिल होंगे वो टैक्स आपको देना पड़ेगा जीएसटी 5% उसका रेट आया और उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं है सर उस पर, नहीं है सर किसी में। फ्रेट फॉरवर्डर का कैटेगरी में आएगा? कोई नहीं। अगर आप किसी वकील को भी कोई फीस देते हो, किसी एडवोकेट को, तो उसमें भी आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स चार्ज करोगे, पर उसका आपको बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा सर, वो आप जमा कराओगे सर। लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए आई थिंक ड्रॉबैक में प्रोविजन जैसे आया है एक ट्रांजिशन कॉस्ट के नाते दैट इज बीइंग वर्कड आउट सेपरेटली। ट्रांजिशन कॉस्ट में ये सारी कॉस्ट इनपुट डाले थे, तो आई थिंक दैट इज सेपरेटली टू बी वर्कड आउट। उसके अभी बातचीत दैट वे टू वर्क आउट। तो करना ही कुछ एक मिनट करने का एच फॉर्म सी फॉर्म है ही नहीं, खत्म हो जाएंगे बहुत। कोई फॉर्म नहीं है 1 जुलाई के बाद। जीएसटी है, कोई फॉर्म का कंसेप्ट नहीं है। सी फॉर्म, एच फॉर्म, डी फॉर्म, जितने फॉर्म से देयर इज नो फॉर्म। एवरी गुड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स एक्सेप्ट एक्सपोर्ट 0 रेटेड या आइटम जो एग्जेम्प्ट है ये 0% है। कोई फॉर्म का कंसेप्ट जीएसटी बताओ। एक गुप्ता जी एक चीज ई वे बिल जो कुछ आ रहा है प्रोविजन ई वे बिल का, उसके ऊपर थोड़ी आप जरा बता दें ई वे बिल क्या चीज़ है? ई वे बिल है गिवन द गुड्स एक्सीडिंग 50,000 रुपीस आपने सेल करनी है, उसका ई वे बिल हैज टू बी रेज्ड ऑन द साइट। मतलब वो ई वे बिल में लेना 50,000 से ऊपर की गुड्स आप ट्रांसपोर्ट को नहीं दे सकते मूव करने के लिए, या आप ई वे बिल से या ट्रांसपोर्टर दे सकते हैं। वो एक इंटीमेशन है। लोग आगे नॉर्मल क्या होता है साथ में सर ऐसे रखो जी, ऐसे रखो, नहीं ऐसे मुंह ऐसे। ये स्पेशली गवर्नमेंट ने इसलिए चेंज किया है। आगे क्या होता था 2 लाख का सामान गया, वहां पे पहुंच गया, सामने गया बिल, वो एक्चुअली बाद में फाड़ के कैंसिल हो गया, बिल गया ही नहीं। उन्होंने उस लूप होल को प्लान करने के लिए कह दिया कि जो भी 50,000 से ऊपर की गुड्स होगी वो साइट के ऊपर आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी पहले बाय वे ऑफ ई बिल कि ये हम 50,000 का सामान ट्रांसपोर्टर को देने लगे हैं या भेजने लगे हैं। अगर आपने बिल नहीं रेज किया, ये ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद ई वे बिल उसका रेज करे कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ।
मतलब अगर 50,000 से ऊपर की सामान में ईमेल इवन इफ द नहीं सेम होगा, फेट वो सामान हाँ आपका हाँ एनीवेयर सर एनीवेयर और ये हर यूपी में ऑलरेडी ये चीज जब मैं था उस टाइम पर ऑलरेडी यूपी में भी थी। तो जैसी नंबर के साथ में रख के आप उसमें पासवर्ड क्रिएट करते थे 38 ऑलरेडी आप जैसी नंबर से ओटीपी क्रिएट होता था, ओटीपी से पासवर्ड आता था, फिर उसके बाद गाड़ी बुक करती थी। ईमेल बिल था उसके अंदर, सेम ईमेल बिल एंड फॉर्म भी टेकन देयर। और पुराने फॉर्म एक फॉर्म वगैरह जो है वो सब 1000 रुपए के नोट बन गए हैं, उन सब की तरफ ध्यान रखें। अंदर आप एक मिनट खत्म हो गया अंदर थोड़ा माइक जरा पास ऐसे ऐसे रखो सर ऐसे ओपन कर लो इसको खुला है। To be able to comply with the various requirements of GST, the system update is required by most of the stores. बिल्कुल सर Where can we get advice on that? सर टैली पैकेज वाले को बोलिए, टैली सिस्टम्स वाले जो है अगर आपके पास ऑफिस में टैली लगा हुआ है तो वो अपडेट कर देंगे सर। दे आर चार्जिंग बहुत से सॉफ्टवेयर और टैली पैकेज आ रहे हैं जैसे आप हाँ जी सारे सॉफ्टवेयर वाले ने और ये जो मीटिंग है बेसिकली ये सेमिनार हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो खुद ओनर्स हैं उनके लिए एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ताकि आपको उसकी पता लगे क्या क्या इंप्लीकेशन है। एक नेक्स्ट प्रोग्राम इसके बाद हम करेंगे जिसमें हम चाहेंगे आप अपना अकाउंटेंट को आप अपना जो कंपनी में जो आपका डॉक्यूमेंटेशन करता है उसको भेजें। दैट वुड बी लाइक ए क्लासरूम प्रोग्राम। That would be about 3 hours classroom program with formats, how to fill, what to do, what are checks, what are do's and don'ts, and then वो मैं पाटिया जी को कहूँगा that you should prepare for बिल्कुल that, सर and then उसको ताकि that would be a training program. This is only a seminar. That would be a training program, and in that training program, your people, they should be totally trained in a manner that they should comply with the total population. ताकि उनको टिप्स को डालेंगे कि 10 तारीख को ये फॉर्म डालने हैं, 15 को डालने हैं, 20 को डालने हैं, इसमें ये चेक्स हैं, ये सब वो ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इसका पहला प्रयास है आप लोगों को जैसे अवेयरनेस के लिए, उसके बाद उसमें वो करेंगे। ड्रॉबैक के ऊपर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। मोस्ट लाइकली ड्रॉबैक आने वाले टाइम में अल्टीमेटली एक साथ में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इसमें मर्ज होगी, एक्साइज इसमें मर्ज होगी, दोनों आ गई है। कुछ कॉस्ट हैं क्योंकि हमने ड्रॉबैक डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन किया है। वी मेट द ड्रॉबैक ऑफिसर एंड ऑल अदर ऑफिसर एंड देन वी हैड अ वेरी लॉन्ग मीटिंग विद देम और उसके अंदर हमने कहा था कि आपने ये तो कवर कर दिया, ऑफलाइन कवर कर लिया, कुछ ट्रांजिशन कॉस्ट जो हमें अभी तक ड्रॉबैक में मिलती थी वो इसमें कवर नहीं। जैसे अभी आपने बताया ट्रांसपोर्ट की हैं, ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर की हैं, अगर आप ड्रॉबैक लोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा आज के रूल में। हाँ तो और उसके साथ रूल है कि ऑलरेडी ड्रॉबैक लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपने बीच में जो एक बात कही थी, आपने शायद उसको नोटिस नहीं किया कि एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है, वो अभी भी कमिटमेंट सेम है कि नो टैक्सेस विल बी एक्सपोर्टेड। तो टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होंगे, जो भी आपकी गुड्स जाएंगी वो विदाउट टैक्स की जाएंगी, लेकिन प्रोसीजर वही है। प्रोसीजर वही है, क्रेडिट इंस्टीट्यूट का वही प्रोसीजर चेंज नहीं हुआ। ड्रॉबैक खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, एक साल में। इस बार ड्रॉबैक मिल रहा है, अभी आने वाले टाइम में अभी मिलेगा, लेकिन उसके बाद में ड्रॉबैक खत्म हो जाएगा। ये रहेगा। आप देखो काफ़ी देर से खड़े अपना आपको ये माइक दीजिए ये ओके प्लीज देयर इज ओनली वन लेडी। Good evening, sir. I'm Komal from Transport Export. So I want to ask, if I'm a new exporter with revenue of course less than 20 lakhs, I have to register for GST? हाँ जी करना पड़ेगा जी आपको ये सर। I have to pay taxes by purchasing or by selling goods. ऐसे है कि आप एक्सपोर्टर जहाँ पे इंटरस्टेट परचेज है या सेल है, if 20 lakh exemption is नॉट देयर बिल्कुल। Any person who is exporting a good or making interstate purchases, 20 lakh की exemption उसको नहीं होती। It starts from the rupee 1, so you have to take the registration. जो 20 कस्टमर एट इन द फॉरेन कंट्री ओनली, हाँ फॉरेन कंट्री ओनली, दैट शुड बी वेरी क्लियरली मेंशन्ड, तभी आप बच सकते हो सर। कंसल्टेंट भी कवर्ड है लेकिन ओवरसीज बायर के लिए, इंडिया के लिए नहीं। इंडिया के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है सर। कंसल्टेंट कवर्ड है बट पर ओवरसीज रिवर्स चार्ज पे सर टैक्स लगाना है। कहाँ से मिलेगा सर? भैया ये सप्लीमेंट्री सर्विस का डेफिनेशन है, मैं हम आपसे ले रहे हैं, अभी आपको बता भेज देंगे।
वकील एग्जाम वकील एग्जाम्प्ट है क्योंकि अरुण जेटली वकील है सर, ये बैक में भी पहले था, पर आप उनको ऊपर रिवर्स चार्ज में 2014 से बैक में भी था इंटरमीडिएट, उसका बेनिफिट कोई नहीं है सर, कैरी फॉरवर्ड नहीं आपको चार्ज कर फायदा लेना था, ले लिया, आप आगे ले लेना फायदा कोई। सर सेक्शन 2 एक बार बताएं इंटरनल 13 subsection 8 of IGST Act। अगला क्वेश्चन सर। हाँ जी, मैं आशुतोष भारद्वाज, कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट कावड़ी से बोल रहा हूँ। थोड़ा माइक यहाँ पे पकड़िए नीचे से। हेलो, हाँ सर, कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट कावेरी से बोल रहा हूँ। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो बड़े आर्टिजन हैं जिनका सामान लोग कंसाइनमेंट बेसिस पर रखते हैं और ऑलरेडी हमारे पास उनका काफ़ी सामान है जो टैक्स में है। 4-5 साल से जब पेमेंट आता है तो उनको टैक्स देते हैं, मिल जाता है उनका पेमेंट। अभी उस सामान का क्या करना है? मैं उस पर टैक्स देने ही देने हैं सर आप। अब आपको बोलो जी, गुप्ता जी बोलो। आपका इशू ये है कि आपने जो सीट ली है वो सेल और कंज्यूमर बेसिस पे, कंसाइनमेंट बेसिस पे लिए है सर, उसमें टैक्स ही है सर, उसमें कोई अब कंसाइनमेंट बेसिस नहीं है, पूरा टैक्स लगेगा सर, कंज्यूमर बेसिस का कोई कंसेप्ट नहीं है सर। तो उस सामान का भी क्या करना है? वो विदिन 60 डेज वो वापस कीजिए स्टॉक या फिर टैक्स कीजिए उसको। वापस का मतलब कागजों में वापस कीजिए, आप उसको रखिए लेकिन टैक्स पे कर दीजिए। वो दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक तो हमारा अपना स्टॉक होता है जो बिका और हमारा बिक गया, और कंसाइनमेंट का है कंसाइनमेंट वाला स्टॉक आइदर विदिन 60 डेज उस स्टॉक को वापस करो, ये लो टैक्स बस कंप्लीट। बिल्कुल हमने वो आर्टिकल देंगे, नहीं वो तो जीएसटी में आ जाएगा ना, उसको देना पड़ेगा, आप दोगे सर, वापस नहीं आएगा। दे देंगे हैं? नहीं, अगर ये टैक्स देंगे तो इनको रिफंड मिलने का है कुछ चांस? उसका वो नंबर भरेंगे ना सर, नाम पता भरेंगे तो अनरजिस्टर्ड डीलर। सेल कर देंगे ना। सर अनअकाउंटेड सैंपल्स का क्या होगा? अगर वापस अनअकाउंटेड सैंपल्स रख के हमारे पास ढेरों वो सब स्टॉक्स में जाएंगे। इस स्टॉक उसका कैसे वो क्या दिखाना पड़ेगा हमारे को परचेज? सर अनअकाउंटेड वर्ड गलत है सर आपका। इंटरमीडिएट सर्विस के अंदर में है, कवर्ड है, उनको इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द बिटवीन द बायर्स, ओवरसीज बायर्स एंड बाइंग एजेंट। ठीक है, आप बाकी नेट में नहीं है, आपका इंटरमीडिएट सर्विस है, उसकी डेफिनेशन आपको गुप्ता जी दे देंगे। उस इंटरमीडिएट सर्विस में एक पूरा प्रोविजन है जिसके अंदर आपको ये क्लेम पूरी तरह प्रूव करना है कि आप सिर्फ सर्विस बायर को दे रहे हो, ओवरसीज बायर को। ऑफशोर आपका सर्विस जो है इंग्लैंड नहीं है, ओवरसीज है, और इंडिया में आप एक्सपोर्टर को सर्विस नहीं दे रहे हो, बेसिकली आप बायर को सर्विस दे रहे हो। कहीं आपकी और वो सर्विस वो वहाँ यूज कर रहे हैं सर, एस्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए, उसका हम एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट बना रहे हैं, वो आपको देंगे। स्टैंडर्ड एग्रीमेंट आपको दे देंगे बाइंग एजेंट्स को, आप उसको करिएगा तो आप उसमें से थोड़ा बहुत आपको राहत मिल जाएगी, बच जाओ। इसमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह है सर? ऐसा है, सरकार एग्जम्प्ट करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालती, सिर्फ टैक्स लगाने के लिए निकालती है। ये आपको देखना है कि आप कौन से प्रोविजन में कवर होते हो। बस इंटरमीडिएट सर्विस के प्रोविजन को पढ़िएगा, उसके अंदर में आप कवर। ओके, गुप्ता जी उसमें कहना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो ये स्टॉक है 1 साल का, नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड टू योर नटशेल, इट इज बीन ट्रीटेड एज अ परचेज 1 year old एज अ स्टॉक। As per this, you are getting the benefit of input taxes. If I have simplified this your discussion, do not share. I have to pay GST in that. नहीं अभी नहीं कर रहा, फर्स्ट में नहीं करना। बोल, हाँ हाँ मैं बोल दे। सर ये है अगर आपके पास कोई 1 year से ओल्ड स्टॉक है, उसके ऊपर आपने कोई टैक्स या एक्साइज टैक्स दिया, उसका इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनपुट का बेनिफिट का सिर्फ पॉइंट है सर स्टॉक के ऊपर सर, जो आप आगे बेचोगे 1 जुलाई को ही बाद, उस पर तो आपको वैट और जीएसटी चार्ज करना ही करना है सर, ठीक है ना जी। अच्छा, अब एक आध 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता था, वो है कि कभी भी कोई भी ऑफिसर आके आपका रिकॉर्ड चेक कर सकता है, किसी भी टाइम पे आके उसको किसी भी आपसे परमिशन या आपके पास, जैसे पुराने इनकम टैक्स का वो है
कि वो तो सर्च एंड सीजर कहलाता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने जीएसटी में 4-5 चीज़ें लिखी हैं जो कि ऑर्डर अपीलेबल ही नहीं है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं है। जो गवर्नमेंट ने वो 4-5 क्लॉजेज में ऑर्डर पास कर दिया, कोई उसकी अपील नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाई कोर्ट में रिट फाइल करके उसको स्टे करा सकते हो। पहला ऑर्डर है कि अगर उसने बोला कि आपका केस ये नहीं करेंगे, राकेश जी नहीं करेंगे, मलिक साहब करेंगे, तो आप ये अपील नहीं कर सकते कि भाई मलिक साहब क्यों करेंगे, राकेश जी क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको इट इज़ नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर है कोई ऑफिसर आकर आपकी बुक्स को सीज कर लेता है, तो आप उसमें कोई अपील नहीं कर सकते कि भैया मेरी बुक्स तो सही सलामत है, आप देख लो जो करना है। इट इज़ सीज्ड, इट इज़ सीज्ड, यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट ओनली फॉर अ रेट। तीसरा ऑर्डर है कि अगर उन्होंने आपको कर दिया प्रोसिक्यूशन कि भाई आपने ये गलत काम किया है, या आपने ये टैक्स एवेड किया है, या आपने ये बुक्स ठीक से मेंटेन नहीं की हुई है, तो आपको मैं 6 महीने की सज़ा देता हूँ, तो उसकी भी कोई अपील नहीं है, आपको उसकी रिट ही फाइल करनी पड़ेगी जी। है जी ड्रैकोनियन। हाँ, मैं अभी लास्ट के बाद उसी पे आ रहा था। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने कुछ ही को टैक्स देना है, या आप गवर्नमेंट को जाकर कहते हो कि यार मेरे पास आज की डेट में पैसा नहीं है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इशू आने वाला है वो आने वाला है फंड फ्लो का। आपके पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वो फंड फ्लो की आएगी कि आपने परचेज के ऊपर जो जीएसटी सब कुछ क्लेम किया और सेल आपने की, अभी उसने आपको पैसे नहीं दिए, आपको पैसा देना ही देना है सर। रिटर्न में जीएसटी जो भी आप एक्सपोर्टर के केस में वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। सर वो ये पॉइंट यहाँ नहीं बात हो रही है सर। तो आपको जो जीएसटी अगर आपका पेबल बनता है तो आपको देना ही देना है। आपको फंड्स की गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि मेरे को बैंक से लिमिट सेंक्शन करवा के दो या दो। और अगर जैसे पहले हमारे कई क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं कमिश्नर वैट के पास या कमिश्नर सेल टैक्स के पास जाता था कि जी फंड्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को इंस्टॉलमेंट कर दो या मेरे को ये कर दो। उसने कहा जी अच्छा आपका कितना टैक्स बनता है, मैंने 50 लाख रुपए बनता है, अच्छा चलो 12.5 करके 4 किस्तों में दे देना। अब वो कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई भी इंस्टॉलमेंट की किसी को कोई पावर नहीं है। तो आपको ये जो लॉज है इसकी कोई अपील भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मेरे पैसे नहीं है मेरी इंस्टॉलमेंट कर, वो कहेगा नहीं कोई इंस्टॉलमेंट की कोई पावर नहीं है। तो ये जो लॉज हैं, मेरा जो अपना ओपिनियन इसके ऊपर सारे एक्ट के ऊपर है वो ये है कि गवर्नमेंट को पहले लोगों को ट्रेन करना चाहिए था। पहले 1 साल 6 महीने उनको बताना चाहिए था कि सर ये जो हम लॉ ला रहे हैं लोगों, इसमें आपको ये चीज़ें, हमें डिसिप्लिन लाना चाहते हैं फाइनेंशियल, बट वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप एक बार आ जाओगे, आपको आज गाड़ी चलानी अभी आई नहीं है, अभी आप लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो और वो कहता जरा से आपने किसी को टच की या मारी तो आपको मैं अंदर कर दूंगा, ऐसा लॉ है ये ला। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा, आप जो मेरी रीडिंग के हिसाब से आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट सबको रखना पड़ेगा। मैं अभी पीछे कश्मीरी गेट गया था, पलक भी मेरे साथ थी, दिल्ली मोटर ट्रेडर एसोसिएशन का मैं ऑडिटर हूँ। वहाँ पर आपने कश्मीरी गेट में देखा होगा सारे स्मॉल टाइम ट्रेडर्स बैठे हुए दुकानें कश्मीरी गेट में 5 बाई 5 के अंदर उन्होंने दुकान खोल रखी है। तो वो वहाँ पे एक सरदार जी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, कहता जी मैं तो दुकान ही बंद कर देता हूँ, चला मेरे को कोई लेना ही नहीं है, मैं अपना धंधा करूँ या मैं लोगों के लिए अपना अकाउंटेंट से हिसाब किताब सारा दिन बनवाता रहूँ। तो एक्चुअली आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है, आप सिर्फ उनकी तरफ मेन कंसंट्रेशन करें कि आपकी क्या जीएसटी के बाद आने पे आपको क्या फंड की पोजीशंस की प्रॉब्लम होगी, कैसे आपको पैसा आएगा नहीं तो आपको टैक्स देना है जो भी देना है, और कैसे आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। क्योंकि अकाउंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर किया है कि अगर कहीं पर भी उनको लगता है दे विल सीज योर बुक्स, दे विल ऑर्डर प्रोसिक्यूशन, हर चीज़ के ऊपर प्रोसिक्यूशन है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट आप बोलो। एनीवे मैं थोड़ा सा, भाटिया जी ने आपको नहीं डराया नहीं है, बताया है क्योंकि बाहर मौसम बहुत गर्म है। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली अंदर भी गर्म है, तो उसके बाद भाटिया गर्म निकले तो लगता है कि तो पूरा ये जो है ज्वालामुखी फटेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा 1-2 चीजें बड़ी अच्छी हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट इज कमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट योर रिफंड शुड कम, 90% of the refund should be given in 7 days.
and if government says that क्या भैया? देखो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट कह रही है उसको सुनो। गवर्नमेंट सेल्स की 90% रिफंड। हाँ। अभी तक जो रूल है रिफंड की एक क्वार्टरली एप्लीकेशन जाएगी। लोग बोल रहे हैं कि मंथली बेस पे करो, मंथली बेस पे रिफंड का नहीं है प्रोविजन। एज पर लॉ रूल्स दे आर स्टिल नॉट फाइनलाइज्ड, बट वो रूल सेज कि क्वार्टरली रिफंड एप्लीकेशन विल गो। ठीक है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, एक्ट में बात की है सरकार ने और गवर्नमेंट इज वेरी कमिटेड, क्योंकि हमने वेरियस फोरम के ऊपर जाके जब हमने बात की है, हमने एमएल से बात की, मिनिस्टर से बात की, सेक्रेटरी से बात की है, हर लेवल पे एक बात का हमें आश्वासन दिया गया है कि 90% जो रिफंड है वो हमें 7 डेज में मिलेगा। जो आप कह रहे हैं क्वार्टरली रिफंड एंड ऑल दैट, बिल्कुल भी आई थिंक उसमें टैकल होंगे। पहले 6 महीने ट्रांसफॉर्मेशन के हैं और उसमें 3 प्रॉब्लम आएंगी, आपको भी और सरकार को भी। सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटम लाइन आज की डिस्कशन है, वो डिस्कशन 4 मुद्दों पर है जो भाटिया जी ने कहा है। पहली बात यह है कि हमारे अकाउंट और अकाउंटेंट और डे टू डे अकाउंट हमें बिल्कुल उस पक्की तरीके से रखना है, जैसे बिल्कुल एक जो रिस्पेक्ट टू बनियों के अकाउंट की पक्की होती है, तो जेब में कॉपी रखते हैं, 10 रुपये खर्चे 10 लिख देते हैं, 20 खर्चे 20 लिख देते हैं। तो वो अकाउंटिंग हमें अपने सिस्टम में लानी है और वो अकाउंटिंग का प्रोसीजर बनाना चाहिए। सेकंड जो आपने बेसिकली कहा है कि जो भी हमारे चाहे आप रजिस्टर्ड डीलर हैं या जो भी है, हमें हर आदमी का क्रेडिट लेना है कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, तो सभी रिटर्न टाइम पे भरनी है। और थर्ड जो हमने बात की है वहाँ पर जो जॉब वर्कर की है, उसका हमें पूरी तरह ध्यान रखना है। जॉब वर्कर भी हमारे सिस्टम से जैसे हम जॉब वर्कर कर रहे हैं और सेम इज द स्टॉक्स। ये बेसिक फंडामेंटल है। अदरवाइज एक्ट तो बहुत बड़ा है, अगर भाटिया जी पूरा एक्ट बताते तो शायद यहाँ शाम तक तो लगे जाते नहीं। तो आपको मोटी मोटी जो हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़ी हुई 4 या 5 होते हैं वो इसलिए बताए हैं। उसके बाद के ब्लूप्रिंट जो है वो हम आपको भेज पे सबको भेज देंगे। अपने एक आप विजिटिंग कार्ड बात छोड़ दें तो उसमें वहाँ आपको राजीव रावत जी हमारे यहाँ पे हैं जो आपको सबको भेज देंगे। हमें मान के चलना चाहिए कि सरकार को हम कोशिश करेंगे, कुछ भी करें कि 90% मिल जाए, 10% जो बाद वाला है वो सेटलमेंट दे सकते हैं। तो आई थिंक अब आपके क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन रेज कर लेते हैं। हमें कुछ हद तक मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी ये कदम हो रहा है और हमें लगता है कि इसमें अच्छा आएगा एंड में आकर के। अभी रेट्स भी ठीक नहीं आए हैं, अभी रेट्स जो बेहतर आने वाले हैं, रेट्स के ऊपर भी अभी बात कैलकुलेशन चल रही है। अब ऐसा है, राकेश जी ने बिल्कुल सही बोला है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप तो घबराने वाले नहीं, मैं सर आपको घबराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सर ये बोल रहा हूँ कि अपना रिकॉर्ड सही रखें सर। रिकॉर्ड सही रखेंगे तो आपको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है सर। राकेश कुमार के ऊपर जरा स्लाइड कर देते अभी जो हाफ नहीं सर, खाने वाली कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचे, देखिए गवर्नमेंट जो है वो पिछले 60-70 साल का जो भी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद टैक्स लॉज रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने जाती है। और मोदी जी का ये है कि हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो। आप लोगों में से जितने लोग भी आउट ऑफ इंडिया गए हैं सब ने देखा होगा कि अगर आप किसी 7-Eleven स्टोर से एक दूध की बोतल या एक पानी की बोतल या एक कोक की बोतल भी लेंगे तो आपको एक प्रिंटेड बिल देगा। सर वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने पानी की बोतल ली, उसे आपसे कहा ये $1, चलो चल आगे चल, वो आपको बिल उसका एक प्रिंटेड बिल निकालेगा सर। तो वही गवर्नमेंट चाहती है कि हर आदमी एक प्रिंटेड बिल निकाले, प्रिंटेड बिल के साथ अकाउंटिंग प्रॉपर हो, ताकि इकोनॉमी को थोड़ा सा वो जो जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हैं उसी में से दिखाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप सर? क्वेश्चन आंसर पे आ जाएं, एक-एक करके लेंगे। हाँ, एक-एक करके क्वेश्चन आंसर लो। वन बाय वन करेंगे, प्लीज आप बैठिए। ये पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ। कवरेज बैठे हुए हैं, आगे जितने सज्जन बैठे थे वो सब बालकनी वाले हैं। सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा अभी तक। सबसे पीछे बैठे सज्जन से बात करेंगे ताकि उनको कोई चीज क्वेश्चन में पूछे। हाँ जी, सबसे पीछे की रोड में से किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। एक माइक लेके आओ भैया, कवरेज आपके बात है, माइक ले जाओ भैया। वो उसका हाथ खड़ा हुआ उधर से। हाँ जी, अपना नाम, अपना कंपनी का नाम और ब्रीफली क्वेश्चन बताइए, हिंदी इंग्लिश में जैसे मर्जी, लेकिन बड़ा ब्रीफ बताइए। मेरा नाम अनम है
मैं यूनिक एंटरप्राइजेस दिल्ली से हूँ एंड जीएसटी के अंदर 2 टैक्सेस हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट का, तो इन दोनों की रिटर्न्स अलग अलग जाएंगी। इनमें जब इम्पोर्ट तब मिलेगा जब सेल होगा या इनको जब हम लोग परचेज करें तब मिलेगा? पलक जीएसटी के अंदर जो 2 टैक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो दोनों ही की रिटर्न साथ में ही आपकी जाएगी। जब आप आउटपुट सप्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग द मंथ आपने जितनी सप्लाई की है, चाहे मैं चाहता हूँ लड़कियों की थोड़ी सी ना बड़े से जरूरी है, हाँ बड़े, हाँ वो सारी एक रिटर्न जाएगी 10 तारीख को, जितनी आपने आउटपुट सप्लाई की है। जो भी आपने परचेज किया है वो 15 तारीख को उसकी रिटर्न जाएगी। आपका ऑफिस कहाँ है सर? जितना भी आपका जीके में है, जीके 1 में। अच्छा, वेरी गुड। फैक्ट्री नोएडा में। कौन से ब्लॉक में? जीके 1 का सी ब्लॉक में, मेन रोड है ना, मेन जीके में सी ब्लॉक में हमारा होटल शायद आपने देखा होगा। हमारा होटल? हमारा होटल, हाँ वो आपके? हाँ उसमें मैंने ऑफिस में। मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, गुरुद्वारे के सामने से। और पड़ोसी गुरुद्वारे के सामने में घर के मैं एम ब्लॉक में रहता हूँ। एम में? हमारे इंटरनल ऑडिट होते हैं तो उसके अंदर काफी बार डिस्क्रिपेंसीज निकलती हैं, तो उसकी क्या प्रोविजन है? आपके साथ ही है। आपको आपकी रिटर्न के अंदर बेसिकली अगर आपने कोई आउटपुट सप्लाई की है और आपकी जिस परचेजर को की है आपने, वो देखेगा कि आपने कौन कौन से भी अपलोड किए हैं, उसके अंदर जो भी उसको डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है वो आपको मेंशन करेगा आपके फॉर्म 1A के अंदर। तो वो आपको मेंशन करेगा उस रिटर्न के अंदर, वो अपने आप डाल देगा और आपको कोई आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन का प्रोविजन है, कोई डिवीजन का प्रोविजन नहीं है। और डिस्क्रिपेंसी आपको यहीं पे भैया यहाँ से हट जाओ आप, ये क्या इधर आ जाओ। फिर भी रहती है तो उसका आपको टैक्स देगा। मानिए किसी ने जो 10 तारीख को रिटर्न में लिखना था या 15 को लिखना था, वो उसका रह गया, तो उसमें कोई एरर ओमिशन के लिए बाद में करेक्शन का प्रोविजन है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आपसे कोई एरर रहा है तो आप पहले 5 दिन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। 11 से लेकर 15 तारीख तक आपका आउटपुट सप्लाई के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपका जो परचेजर है सिर्फ वो ही अपनी डिटेल डाल सकता है। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो 16 और 17 2 दिन में आप कर सकते हैं। वो भी चेंजेस आप एडिशन नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का प्रोविजन। 16 और 17 हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे। सर नेट तो चल रहा है सर, नेट तो चल रहा है सर। आपका नेट चल रहा है, बेसिकली यू शुड हैव एन अलर्ट अकाउंटेंट, अलर्ट अकाउंट। बस योर अलर्ट अकाउंटेंट विल ओनली मेक योर लाइफ इजी, दैट्स ऑल। आपने अगर वो 10% छोड़ दिया या उसको फॉलो नहीं किया या अगली बार कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो 10% जो है गवर्नमेंट के खाते में इधर उधर हो जाएगा, आप ढूंढते रह जाओगे कि वो रिफंड कहाँ गया। तो आपको एक किस्म से गवर्नमेंट के साथ का भी खाता रिटर्नों में बनाना पड़ेगा कि आपने 1 लाख की रिटर्न भरी रिफंड की, उन्होंने आपको 90,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये रह गए, 10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो गए, 10,000 रुपये के बाद अगले महीने आपने 80,000 का भरा, उसमें 8,000 रुपये रह गए, फिर वो 18,000 कैरी फॉरवर्ड हो गए, फिर वो कब आए? यू हैव टू कीप अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ दिस। गवर्नमेंट का जो व्यू है और उनका जो कहना है कि हम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको परेशानी नहीं होने देंगे, बट जो मेरा अपना व्यू है कि गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी ही नहीं है कि वो प्रॉपरली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। सर आपने यहाँ देखा होगा मेरे पास एक्सपोर्टर क्लाइंट्स हैं काफ़ी, जिनकी मैं यहाँ पे दिल्ली में रिटर्न्स भरता हूँ, वैट के अंदर उनकी रिटर्न्स करता हूँ, और अभी तक 2011-12, 12-13, 13-14 के रिफंड नहीं मिले हैं, जिसके लिए हम फॉलो करते हैं। वो कभी कहता है ये हो गया, कभी कहते हैं डिमांड निकाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, हम उसी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो अल्टीमेटली रिफंड इशू करने वाले लोग हैं वो तो यही गवर्नमेंट के वैट वाले और सर्विस टैक्स वाले लोग हैं। तो रिफंड गवर्नमेंट इतनी जल्दी देगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर अगर मिले तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको रिफंड दे देगी। आज सुबह मेरे क्लाइंट एक लेडी आई, आगे कहती है जी मेरा जो इनकम टैक्स का उसका रिफंड था 16-17 का, जो रिटर्न लास्ट ईयर भरी थी, उसको कल परसों में एक डिमांड नोटिस आ गया कि आपके 16-17 का रिफंड हमने 2004-5 की जो डिमांड थी
उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है। अब वो कहती है जी अब मेरी 4-5 की डिमांड थी, आज तक तो कभी मेरे को उन्होंने नोटिस नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, और 4-5 की डिमांड पे एडजस्ट कर लिया है। अब उसकी 1,38,000 का रिफंड था। अब वो मेरा सुबह आज 1 घंटा पूरा खा गई कि जी आप ढूंढो क्या डिमांड है। वो 4-5 की मेरे पास फाइल ही नहीं मिली ऑफिस में, वो गोडाउन में भेज चुके थे, तो वो देखना पड़ेगा निकाल कर। तो इसीलिए आपको भी अपने रिकॉर्ड जब तक रिफंड ना मिल जाए सारे प्रॉपर संभाल के रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ पे कोई आपके जो ऑफिस है कोई दिल्ली से बाहर भी है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, पानीपत में है या कहीं और किसी शहर में है, तो आपको हर जगह पे अपनी रजिस्ट्रेशन लेनी है। कोई भी आप स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे उस पर पूरा वैट लगाएंगे। ये आपको सबको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा, इतना आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मेरा जो अपना ख्याल है कि क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर इनका थोड़ा सा सॉल्व करें, या अगर आप चाहते हो तो कुछ और 2 पॉइंट हो गए। हाँ बोलिए सर, बोलिए जी। जैसे जॉब वर्क के लिए हमारे लोग सब अपना काम देते हैं। हाँ जी। ज़्यादातर लोग हमारे अपना आइटम लाके जॉब वर्क में लेते हैं। तो जॉब वर्क में जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं हमारे, जैसे आर्टिसन को काम देते हैं, अपने यहाँ किसी छपाई वाले के पास भेजते हैं, प्रिंटिंग वाले का भेजते हैं, कास्टिंग वाले के पास भेजते हैं, पॉलिश वाले के पास भेजते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारा, तो उसमें क्या प्रोसीजर है। और दूसरा पॉइंट, इनके पुराने स्टॉक्स, जो ओल्ड स्टॉक्स हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है, वो कितने मिनट, वो आप लोग करिए तो उसके बाद बस ठीक है। गुप्ता जी आप बताओगे दोनों चीज़ों का, जॉब वर्क का भी और जो स्टॉक का 31 जून को जो स्टॉक होगा, और फाइल को नहीं वहीं से थोड़ा माइक अपने पास ऐसे रखो सर। हाँ जॉब वर्कर की एनी चार्जेस, सर्विस चार्जेस और परचेजेस मेड फ्रॉम ए अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर और अनरजिस्टर्ड सप्लायर, you have to pay GST on reverse charge basis. Section 9 subsection 4 of the CGST Act says any supply made from an unregistered person is subject to tax on reverse charge basis. तो ये इशू एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि जो भी जॉब वर्कर है, अगर इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, आप उनको जो भी चार्जेस दे रहे हो उनके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। गुप्ता जी 1 मिनट, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं एग्जाम्पल के साथ। एक आप जॉब वर्कर किसी से जॉब वर्क करवाते हैं, लेटर से 50,000 रुपये का उसका बिल आता है, तो 50,000 के ऊपर 18% GST लगाकर 9,000 रुपये का आप उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे टैक्स कैलकुलेट करोगे, और अपनी जो रिटर्न है उसमें दिखाओगे कि अनरजिस्टर्ड का जो कॉलम होगा उसके अंदर जॉब वर्क गॉट डन फ्रॉम एक्स वाई जो भी नाम है उसका एड्रेस, और उसका आगे 50,000 18% 9,000 रुपये GST आप उसको अपनी रिटर्न में शो करोगे सर। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है तो आपको चार्ज करेगा ही करेगा सर, अगर तब भी सर अभी आप यू आर हाँ जी बाद में मिलेगा रिफंड सर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सिंपल लैंग्वेज इज अनरजिस्टर्ड के केस में यू आर द प्रिंसिपल, बेसिकली यू आर द प्रिंसिपल फादर, तो आप ही को उसमें करना है। जहाँ पर रजिस्टर्ड है वहाँ पर जो आपने बताया है सेम क्रेडिट, ट्रेन क्रेडिट वो भरेगा, आप भरेंगे, आप भरेंगे सर। करेंगे जैसे EF27 होता है उसी तरह से उसका क्रेडिट आप लेंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ पर हमारे केस में हैंडीक्राफ्ट के केस में ज़्यादातर टेक्सटाइल के केस में भी जो लोग हैं अनरजिस्टर्ड डीलर बहुत है हमारे यहाँ, अनरजिस्टर्ड सप्लायर बहुत हैं। अनरजिस्टर्ड सप्लायर का जिम्मेवारी आप पर है, ये बात ध्यान रखिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ द फैक्ट्री काम हो रहा है, या उसका एंसिलरी सप्लायर जो है वो भी रजिस्टर्ड है। हमारे केस में हम लोग रजिस्टर्ड, हमारे यहाँ जो सप्लायर है या तो एग्जम्प्ट है 20 लाख के नीचे जैसे आपने बताया, या वो अनरजिस्टर्ड है। आप इस बात का ध्यान रखिए, वहाँ पर जिम्मेवारी आप पर है, वो आपको भरना है, रिफंड आपको मिलेगा उसका। रिफंड मिल जाएगा, बट आपको हिसाब प्रॉपर रखना पड़ेगा पूरे अनरजिस्टर्ड डीलर की लिस्ट बना के जी। TDS है उनके अमाउंट में से काटना है या अपनी जेब से दे के दोबारा लेना? अपनी जेब से देना है सर, जेब से नहीं है ये वैट आपको देना है सर। TDS की तरह नहीं है। जैसे आपने बोला 20 लाख से नीचे अगर वो एग्जाम है, हाँ जी तो उसके लिए हमको रिवर्स में जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराना पड़ेगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
उसके अंदर चांसेस ऑफ मिसमैच आर वेरी लिटिल बिकॉज़ हम ही ने जमा कराया। तो आपके तो रिकॉर्ड में 15 तारीख को आ जाएगा सर, क्या आपके क्रेडिट पे आ जाएगा जब आप स्टॉक के बारे में जो आपने बताया है वो बताने लगे हैं सर। स्टॉक के बारे में 1 मिनट सर, पहले आप गुप्ता अभी स्टॉक का कुछ नहीं बताया, अभी आपको सिर्फ अनरजिस्टर्ड डीलर का और जॉब वर्क का बता रहे हैं कि आप जो ये राकेश कुमार जी ने कही है, इससे मेरे ख्याल में ईपीसीएच के तो 80% से छोटे आदमी कवर हो जाते हैं। सारे ही कवर होंगे सर। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर आदमी जो कोई भी धंधा कर रहा है, चाहे वो एंसिलरी है चाहे वो घर पे है। मैंने एक ये पढ़ रहा था आपका रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने मेरे को कल भेजा था कि जो अगरबत्ती बनाने वाली लेडीज़ हैं, बहुत अगरबत्ती अपने घर में बनाती हैं सर, चाहे उसका कुछ भी है आपको सबका हिसाब रखना है। मेरा जो अपना ओपिनियन है, बट आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट एक डेटाबेस तैयार कर रही है कि कितने लोग क्या काम कर रहे हैं। दिस विल हेल्प देम इन क्रिएटिंग अ डेटाबेस से। आप सेक्शन लिख लें, सेक्शन 9 विद इन द ब्रैकेट 4 सब सेक्शन 4 रिवर्स चार्जेस के हिसाब से आपको चार्ज इस सेक्शन आप पर एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम हमारे हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल के लोगों पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और आप सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन किस पे नहीं है, विद इन द ब्रैकेट 4 लगेगा सर। आप सीजीएसटी जॉब वर्क नहीं सर, ये तो जो कमीशन है जो फॉरेन कंट्री से जॉब पे लगेगा सर। जितने भी हैं तो बेसिकली एप्लीकेबल होगा, तो उसको प्लीज आप ध्यान रखें। 2000 रुपए का भी अगर कोई काम करेगा तो उसका भी हमें अगर आपको क्रेडिट लेना है तो अगर आपको क्रेडिट नहीं लेना है तो आप दादा का काम भी छोड़ दो, लेकिन बिना क्रेडिट लिए आप कम्पिटिटिव नहीं होंगे। आप कम्पिटिटिव कैसे होंगे? आपका पड़ोसी जिधर क्रेडिट और आप नहीं ले रहे हो तो आप बायर को कैसे कम्पिटिटिव होगा? आपको 12% आप क्रेडिट उसके 12% टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बाद में तो आपको कम्पिटिटिव नहीं होंगे ना। तो आपको तो हर आना पाई का बेसिकली सरकार से पैसा वापस लेना है और उसको अपने जो आपकी कॉस्ट है उसको कॉस्टिंग में लाना है। तो बेसिकली ये आपको लेना तो है ही, तो उसके लिए बस पेपर वर्क करना है। दूसरा पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉक्स का। वो हमारे केस में अगेन अप्लाई करता है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के लोगों के पास मैक्सिमम पुराने स्टॉक्स हैं और हम लोग स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। खासतौर पे लकड़ी वाले जितने भी हैं हमारे यहाँ, इवन दूसरे हैं ब्रास वगैरह वाले भी हैं, इवन टेक्सटाइल वाले भी हैं। स्टॉक्स को पिछले साल में करते आए हैं, उसको प्रोविजन खासतौर पर आप पढ़ लें, उसका प्रोविजन देख लें। वो प्रोविजन के बारे में गुप्ता जी बताएंगे आपको डिटेल में, तो डिटेल पूछना होगा। हम लोगों ने वैसे ईपीसीएच में ऑलरेडी हमने ये सब प्रोविजन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन बना करके बड़ी अच्छे तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर को और बाकी सब लोगों को हमने जानना दे सकते थे। हमने अपनी बात बड़ी अच्छी तरह से उनके सामने रख दी और एक पूरी प्रोटेक्शन ने दी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ रेगुलेशन मिले, लेकिन संभावना कम है, इसलिए हमें अपने खाते अपने कागज उस हिसाब से तैयार करते हैं। उत्तर जितने स्टॉक्स के बारे में बताएं। जो भी स्टॉक 30 जून को आपके पास होगा विच इज नॉट मोर देन 1 ईयर ओल्ड, अगर उसके ऊपर आपने कोई बैट इनपुट या एक्साइज दी है सिर्फ उसी का बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक विच इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड उसके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस इशू है उसका रास्ता बाद में बता। तो जो बेसिक लॉ ये बदल दीजिए राइट आपस में राइट अभी भी देख के बदल लो, 1 साल हो रहा है हो जाएगा बात का बाद में अभी गुप्ता जी मैं एक फॉर्मल टेक्सटाइल एक्सपोजर में काफी सारे करता हूं, लेकिन 1 साल है ना वो, तो उसके बाद तो कपड़े के ऊपर जैसे भी तो कपड़े पे कोई टैक्स नहीं है सर, कपड़े पे कोई टैक्स नहीं था बिल्कुल। तो जो हमारा उसको टेक्सटाइल और उसका पुराना रखा हुआ उस पर कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही टैक्स फ्री है सर। गवर्नमेंट सिर्फ जिन लोगों के पास स्टॉक है जिन्होंने वैट और एक्साइज का नहीं बेनिफिट लिया उनको कंपनसेट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से ये कहती है कि पिछले 1 साल का दे है कैपिटल लेवल ऑफ 1 ईयर, अगर पिछले 1 साल की कोई परचेजेस का स्टॉक आपके पास रखा है विच हैज सफर्ड वैट और एक्साइज
उसका इनपुट आपको मिल जाएगा, पूरा स्टॉक में मिल जाएगा। हाँ वो स्टॉक में मिल जाएगा। तो जो कुछ अखबार में आ रहा है कि 40% स्टॉक पर देंगे, 70% करेंगे, वो कैसे? वो ये है कि आपके पास अगर बिल्स ना हो एंड यू एस्टैब्लिश कि पिछले 1 साल में दिया गया है बट दैट स्टॉक हैज सफर्ड दैट ऑल एक्साइज ड्यूटी, तो उस अमाउंट का जितना जीएसटी चार्ज करोगे वो 40% रिफंड मिल जाएगा अगर वो बिल्स नहीं है आपके पास। लेकिन इसमें आप फिर से इसमें देख रहे हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 2, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2, प्लीज आप नोट कर रहे हैं, वो हम लोगों से मोस्ट रेलेवेंट सेक्शन है। CGST सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 इज द मोस्ट रेलेवेंट सेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे आपने बताया कारपेट वाले हैं, बाकी लोग हैं, खासतौर पे जितना भी आइटम हमारे इवन जो लकड़े में डील करते हैं, जो ग्रास पे करते हैं, हैंडलूम वाले काम है थोड़ा सा, लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस लोगों पर ही है। और उसका तरीका यही है जैसे आपने बताया, एक बार अगर आप परचेज अपने रिप्लेस कर देंगे, जिस रेट पे कर देंगे, उसके बाद आपको 1 साल का ऑटोमेटिक उससे चालू हो जाएगा, देन आपकी क्रेडिट रेट आ जाएगा। What about goods manufactured by us? What about the goods that are manufactured by us? It's a stock but it's own manufactured. If you have any semi-finished goods or finished goods aligned with you, you will get benefit of the ratio of raw material consumed in that. But that purchases should not be more than 1 year old. जो रिटर्न 44AD में भरते हैं, जो 2 करोड़ का 8% और 6% गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, उस केस में तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऐसा भी वो समथिंग लाइक दैट। वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है। रिलेवेंट तो है, बोथ आर रिलेवेंट, क्वाइट रिलेवेंट। इन दैट केस वी हैव नॉट टू मेंटेन द स्टॉक और एनी। देखो यहाँ पे दैट में 20 लाख की लिमिट रखी है उन्होंने, सेक्शन 35 ऑफ द GCST एक्ट दैट एक्सप्लेन्स कि व्हाट आर द अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो 20 लाख तक के हैं, उनको कवर करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा क्या? 20 लाख तक वाले स्टॉक मेंटेन नहीं करना, 20 लाख तक नहीं है, वो तो ऐसे कि नंबर ही लेंगे ना, ये है। वो तो नंबर ही लेंगे ना, नंबर नहीं लेंगे वो। जिनकी 20 लाख से ऊपर सेल है, आप नोट कर सकते हो सेक्शन 35 ऑफ द CGST है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रिकॉर्ड रखना, नंबर नहीं लेंगे, अदरवाइज स्टॉक मेंटेन भी नहीं करेंगे ना वो तो। थ्रू 44AD वाले स्टॉक हैज टू बी मेंटेन 44AD का नहीं है। सुनो, 5 दिन में 5 डेज के अंदर 5 डेज में उसको वो करेक्शन करके अपलोड उसको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस आदमी से माल खरीदा है, आप उसकी पहले रिटर्न का अपने सिस्टम से चेक करेंगे कि उसने आपका जो माल बेचा हुआ है उतना GST उसने आपको जो क्रेडिट दिया है वो आपके पास प्रॉपर क्रेडिट आ गया है कि नहीं आया। जब वो आप चेक कर लेंगे, अगर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो इट विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। देन बाय 20th अगेन यू विल फाइल दैट फाइनल रिटर्न स्टेटिंग कि मेरा इतना क्रेडिट आया मेरे खाते में। इट विल बी जस्ट लाइक 26 CS। आपको आइडिया है कि आपका TDS जैसे आता है, किसी ने TDS काटा हुआ है इनकम टैक्स में तो 26 CS में आ जाता है, वही आप चेक करोगे एंट्रीज के साथ में जो आपका TDS का वर्ड उसमें वैट का GST लिखा हुआ है वो आपने चेक कर लिया है करेक्ट है, के बेसिस पे आप एक फाइनल रिटर्न 20 तारीख को भरोगे, जिसमें आप अगेन दिखाओगे कि जी मेरा ये टैक्स बनता था, ये मेरा GST क्रेडिट है जो आपका क्रेडिट सिस्टम पे आ रहा है और इतना मैंने पे करना है। और वो आप 21 तारीख तक रिटर्न को फिर एक दोबारा भर के पे करोगे या उसका रिफ़ंड क्लेम करोगे। अब रिफ़ंड लेने के लिए आपको अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको सारी एक्सपोर्ट की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सारे आपको नाम पते दोबारा से डाल के दिखाना पड़ेगा। और जब आप उसका रिफ़ंड क्लेम करोगे तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू वेरीफाई दैट रिटर्न कि जी इन्होंने जो रिटर्न भरी है वो ठीक है या नहीं है। और अगर 7 दिन में वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते या कोई आपके ऊपर क्वेरी रेज नहीं करते तो आपको 90% ऑफ द रिफंड क्लेम 7-8 दिन में 7 दिन के बाद आ जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का लॉ में लिखा हुआ है। अब कितना आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो लोग दिखते होंगे एक्सपोर्ट करते होंगे, आपने दिल्ली वैट में जो देखा होगा अभी तक रिफंड लेना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ है। तो आपको 7 दिन के बाद अगर
रिफंड आ जाना चाहिए 90%। आपको 10% का फिर हिसाब रखना है कि कितना 10% रह गया, अगले महीने फिर आप क्लेम करोगे, फिर उसका 90% आपको मिलेगा। फिर आप अपने 20% का ख्याल रखोगे कि 20% कब आया। तो आपको यही ख्याल रखना है, और आपका जो अकाउंटेंट है उसकी मेन ड्यूटी यही होगी कि आपके अकाउंटिंग प्रॉपर चेक करता रहे, कितना जीएसटी आपने चार्ज किया अगर लोकल सेल कर रहे हैं, और अगर लोकल नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसके एक्सपोर्ट का नेम, एड्रेस, सारा कुछ जो उसके पर्टिकुलर्स हैं उस रिटर्न में भरेंगे, वो अपलोड हो जाएगी सिस्टम के ऊपर। अगर आप, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोकल सेल करते हैं तो जिस आदमी से आपने परचेज़ किया है वो भी अपनी 10 तारीख तक रिटर्न भरेगा। जब वो रिटर्न भरेगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा कि मैंने एक्स आदमी को इतने का माल बेचा था। वो आपको आगे जाके जीएसटी का जो क्रेडिट लेने के लिए काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पर तो अभी तक तो कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को भी छोड़ा हुआ है सॉरी। बट उसके बाद अगर किसी के अंदर मिसमैच है, सपोज आप एक्स डीलर हैं और आपने वाई डीलर से माल खरीदा था, उसमें से आपने उसको कुछ वापस कर दिया जिसका उसने आपको क्रेडिट नहीं दिया, या उसने अपने ठीक बुक्स में एंटर नहीं किया, तो आपको उसको बताना पाए कितने पीसेस बने, कितने एक्सपोर्ट हुए, किस डेट को हुए, वो सारा जैसे स्टॉक रजिस्टर नॉर्मल मेंटेन होता है। अगर आप 50 आइटम या 100 आइटम या 500 आइटम एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 500 आइटम्स का स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर एक मेंटेन करना पड़ेगा जी। उसके अलावा आपको हर 10 तारीख को एक रिटर्न भरनी पड़ेगी जिस आदमी को आपने माल बेचा है, उसकी पूरी रिटर्न भरनी पड़ेगी। और वो जो रिटर्न है उसके अंदर आपको उसका मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, इतने सारे लोग आए हुए हैं, जो कि शो करता है कि हर आदमी जीएसटी में इंटरेस्ट रखता है और वो चाहता है कि उसका कुछ नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े, या मेरे हिसाब से तो आप सबका नॉलेज होना ही चाहिए जीएसटी में। बट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं या मन में कोई शंका है या कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, एंड वी विल ट्राई कि उस शंका का समाधान कर पाएँ आपकी। आप सबको मालूम है कि जीएसटी गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को आप पक्का मन बना रखा है इंट्रोड्यूस करने का। जीएसटी जो है वो वेरियस टैक्सेस को रिप्लेस करेगा, जैसे वैट, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, इस तरीके के जितने भी टैक्सेस हैं उन सबको उसने रिप्लेस करना है। जीएसटी काउंसिल एक बनाई गई थी जिसका मेन काम था कि एग्ज़ामिन करना कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरे को ये फीलिंग हो रही है, जितने भी रिप्रेजेंटेशन राकेश जी ने मेरे को भेजे हैं या जितने भी रोज़ इनके रावत साहब मेरे से डिस्कशन दिन में 6-6 बार 4-4 बार फ़ोन पे बात करते हैं, मेरे को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसने इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। देयर आर वेरियस, उनको आइडिया ही नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पर एक बिजनेसमैन जो है वो कैसे कार्य करता है, उसकी क्या क्या परेशानियां हैं और उसको क्या क्या परेशानियों के साथ अपने बिजनेस को झेलना पड़ता है। गवर्नमेंट ने, इन्होंने मेरे को कल एक भेजा मेमोरेंडम बीड्स एसोसिएशन का कि बीड्स के ऊपर 18% टैक्स है, जबकि बीड्स पे वैसे कोई टैक्स था ही नहीं। मैंने भी, मेरे ख्याल है कि आज से बहुत साल पहले बनारस बीड्स एसोसिएशन वाले मेरे पास आए थे जब सेल टैक्स होता था, तब मैंने उनका केस एक यहाँ पे अपील में लड़ा था। तो अब मैं जब ये देख रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले लोगों को ट्रेन करना चाहिए था कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉपर फोरम के ऊपर उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए था। नहीं हुई है, अब होंगी। अब गवर्नमेंट का पूरा पक्का मानना है कि 1 जुलाई को जो होगा हमने जीएसटी का इंजन चालू कर देना है, और चूंकि वो जीएसटी का इंजन चालू कर देंगे सॉरी, जो भी उसमें कमी बेशियां हैं, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट
कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऐसे सॉल्व करें, या उसके अंदर जो भी हम सजेशंस होंगी विद द हेल्प ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन या EPCH की तरफ से, वी विल ट्राई एंड पुट अप इन दी प्रॉपर लीगल लैंग्वेज टू द गवर्नमेंट कि जी आप इसको, इस चीज़ को ध्यान करें और सॉल्व करें कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग हाथ खड़ा करें कि किस किस आदमी ने वैट से GST में अपने आप को ट्रांजिशन कर लिया है, रजिस्टर करवा लिया है। कितने लोग हैं? अच्छा, काफ़ी लोग हैं। कई लोगों ने नहीं किया है। आप लोगों के लिए विंडो जो है 1 जून को दोबारा खुलने की उम्मीद है। आप अपना सबसे पहले उसको GST में रजिस्टर करवाएं अपने आप को वैट से, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने लोगों ने GST का थोड़ा सा लॉ पढ़ा है या ज्ञान लिया है या अपने CA से या अपने एडवोकेट से समझा है कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी या क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि उनको करनी है? कितने लोग ऐसे हैं? अच्छा, बहुत कम हैं। वेरी गुड जी। हाँ जी, आप चाहते हो कि मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन जो हमने प्रेजेंटेशन एक बनाई हुई है शेयर करूँ आपके साथ? हाँ जी, पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको। वैसे मैं आपको एक काम कर सकता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन इनको दे दूँ और आप लोग जो है इनको मेल कर दें, ताकि जिसको भी जो है उसको पढ़ के आइडिया ले सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप सबको इतना, किसी को आइडिया है कितनी रिटर्नें आपको हर महीने में भरनी है? 3 रिटर्नें। वेरी गुड, ये आपको सबको आइडिया है। और आप सब लोगों के पास एक प्रॉपर अकाउंटेंट है जो ये काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बुक्स का काम है, जो अकाउंटिंग वर्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम रास्ते में बात करते आ रहे थे, गुप्ता जी, मैं और पलक जब आ रहे थे कार में, क्योंकि ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रहा था, तो वी वर डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज़। तो गुप्ता जी ने एक पॉइंट रेज किया कि अब हर व्यक्ति को, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, उसको एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी हो गया है। आप सबको एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आप जो भी आइटम परचेज करेंगे, लेट अस से आप, आई विल गिव यू जस्ट रफ एग्जांपल। वो भाई जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं, हाँ, आप वैसे आप बात कर सकते हैं इसको, तो इट भाई वो कर सकते हैं, कर लेते हैं सर। वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ को मेरे ख्याल से करना बेटर रहेगा सर। है? On this particular project, in fact, we are managing around 25 programs in all the clusters, and this program is the 6th in the series of our programs being organized. The last one was organized at Kodama day before, and also Saharanpur about 2 days ago, and other places. So this is the one important program here. We have with us our expert, Mr. Bhatia, today. I would like to just briefly, and thereafter he became the chartered accountant. He has been the central auditor of many prestigious institutions, banks, and also many other organizations. He is right now also auditor of the stock audits of the many companies over in the NCR region. Mr. Bhatia, team members are also present here. Mr. R.K. Gupta, another chartered accountant, and Palak Agni is also chartered accountant. So we have 3 team members. The entire program will be, first of all, Mr. Bhatia will tell you briefly about the GST, and then he will also tell you about the intricacies. And I hope Mr. Bhatia will also cover the general questions which most of our exporters have already raised in the various places at Baroda, Saharanpur and other places, because these are the common queries that will otherwise come during the duration of the question and answer session. So please try to cover as much as possible. Thereafter then we will have a question and answer session. Please tell your name and name of organization, and then you raise the question, brief question, and don't repeat the question over here. So I request Mr. Ravi Bhatia to proceed. Thank you, Rakesh ji, and Mr. C.R. Rai for inviting us here to be a part of your GST training seminar for the knowledge of the members. First of all, I am sorry
the traffic in the city is becoming bad, worse and worse day by day. Late starting because our main speaker was stuck in the traffic and there was some roadblock there. Second apology is on account of the failure of the air condition because this building is building maintained by the CPWD. In fact, we hold here program on every Saturday and many of our members they participate here in the program. But this is the first time that we are experiencing the air condition failure. Anyway, today we are gathered here with a great enthusiasm because this is the program which is a much sought program on a very important subject. The subject which is most important for the industry post-independence, that is the GST. This program is being organized by ETCS and HEA together, Handicraft Exporters Association together. We have with us Mr. Chaturvedi Rai. He is the chairman of the Handicraft Exporters Association, and also the members of the committee of administration, Mr. Ravi Pati, Mr. Prince Malik, Mr. Sagar Mehta, Arshad Bees, and other members, and also the general secretary and other members of the HEA, Rakesh Jain ji, and other members. And also I have Mr. Balaram actually. I will just request Mr. C.R. Rai to give the opening remarks so that we can start the proceedings. Thank you, Rakesh ji. As Rakesh ji have already said, that GST is the most important indirect tax reform in the post-independence area of the government of India. And the government people along with the economists both are saying that our GDP of the country shall increase by 2% after the implementation of GST. So one fine morning I was talking to Rakesh ji and I suggested that we should have a program on GST because it's a very important subject and there are many questions hovering around minds of the exporters that how GST shall impact them because exports by its nature are tax-free subject, we do not pay any indirect taxes by way of excise or by way of sales tax or VAT on the final product which we export. How it's going to affect we are discussing together. And I'm thankful to Rakesh ji that he joint seminar for the GST. So I will not take much of your time and will pass on the mic to Mr. Ravi Bhatia, who is a specialist in GST and shall let us know that how GST is going to impact us, what is the policy and how the procedures are going to be implemented. Thank you very much.